नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सोशल मीडिया पर जुड़े हुए जितने भी हमारे दोस्त हैं, दर्शक हैं, मित्रगण हैं, परिवारीगण हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन हेल्प यू फैमिली की ओर से। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बातचीत करने के लिए डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और जाने माने सलाहकार हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हेल्प यू की ओर से। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मलेरिया से लोगों को जागरूक करना और उनकी जीवन की रक्षा करना। यह दिवस मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने, उसके निवारण और नियंत्रण के लिए विश्व भर में मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मलेरिया को नियंत्रित करके विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देना। आज सोशल मीडिया द्वारा हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो ये बातचीत हमारी डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ हो रही है, उस संवाद को हमने विषय दिया है एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव का। और जैसे कि हमारा विषय विश्व मलेरिया से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि ये मलेरिया क्या है और इसके प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जी, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, उसके काटने से मलेरिया होता है। जी जी। एक मच्छर ने अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को काटने के बाद वो उसके अंदर वो कीटाणु घुसे और पनपे, फिर वो अगर दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो वो उसके जो प्लाज्मोडियम है वो चला जाएगा मलेरिया का दूसरे व्यक्ति में। तो वो उसके अंदर कुछ दिनों में जब वो रेप्लिकेट करेगा तो उसके फिर लक्षण डेवलप होंगे। तो पहली चीज़ तो मच्छर जनित बीमारी है जो मच्छर काटने से ही फैलती है। और इसके लक्षण ये होंगे कि जाड़ा दे के बुखार आएगा, तेज़ जाड़ा दे के बुखार आएगा, और ये कभी नॉर्मल भी हो सकता है, पसीना दे के उतर जाता है। अक्सर सुनने में आया पसीना दे के उतर गया, लेकिन कुछ एक प्रकार के जैसे फैल्सिपेरम प्रकार का एक मलेरिया होता है जिसमें कंटिन्यूअस फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड। तो इसके लक्षण वेरिएबल हैं जी। सबसे पहले बुखार तो मस्ट है, बुखार आएगा, तेज आएगा, जाड़ा दे के आएगा, एक दिन छोड़ के आ सकता है, 2 दिन छोड़ के आ सकता है, या कंटिन्यूअस भी रह सकता है। जो कंटिन्यूअस वाला होता है वो हमेशा सीरियस होता है। अगर फैल्सिपेरम 4 प्रकार के होते हैं प्लाज्मोडियम ग्रुप के, तो अगर फैल्सिपेरम वाला होता है तो वो जानलेवा हो सकता है अगर उसको हम अर्ली डायग्नोसिस न करें, अगर हम ना पकड़ पाएँ, ठीक से ट्रीट ना कर पाएँ, तो फिर जानलेवा होता है जी। उसमें तमाम चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, उसमें आपके लीवर डैमेज हो सकते हैं, मरीज बेहोश हो सकता है, झटके आ सकते हैं, ब्लैकिश यूरिन हो सकता है। तो अगर ये सब फीवर के साथ लक्षण आ रहे हैं तो हमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो है हमको तुरंत चिकित्सक को दिखा के भर्ती हो जाना है। तो कहने का मतलब कि मलेरिया के लक्षण सर दर्द, उल्टी, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, पेट में दर्द, डायरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों को कभी कभार खांसी भी आ जाती है। और इसके साथ जो हमने ये सीरियस लक्षणों की बात की, अगर ये सब आते हैं तो ये उसके लक्षण हैं जी। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए, अगर इस तरह का कोई भी लक्षण तेज़ बुखार के साथ आपको महसूस हो रहा हो तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें। अपने आसपास के जो भी आपके प्राथमिक चिकित्सालय हैं या जो भी चिकित्सालय हैं, आप जाकर अपने चिकित्सक की सलाह लेकर उचित उसकी बीमारी का निवारण शुरू करें। डॉक्टर साहब, मलेरिया की जब बात होती है तो अगला सवाल ये आता है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मलेरिया संचरण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियाँ क्या बनाई गई हैं या क्या हो सकती हैं? तो जहाँ हाई एंडेमिक जोन है, मतलब जहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है जी, जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तमाम नीतियाँ बनाई जाती हैं जिसको हम फॉलो भी करते हैं, चिकित्सक भी या सरकारी पूरा जुमला फॉलो करता है उसको। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कहीं पानी इकट्ठा ना हो। जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा, गंदगी रहेगी, गोबर रहेंगे, वहाँ पे इसका प्रजनन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मच्छर आएंगे। तो हमको 2 ही काम करना है। एक तो ये मच्छर पानी में ही, गंदे पानी में ही ये प्रजनन होगा, वहीं पे अंडे देते हैं।
तो हाँ, तो हमें पानी का कहीं भी रुकाव हो तो उसको हमें रोकना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी ये काम होता है, हम जागरूक नागरिकों का भी ये काम होता है कि हम उसे पानी इकट्ठा ना होने दें। नहीं सिर्फ मलेरिया, आपने डेंगू में भी देखा होगा कि यही सब टायर में रुके पानी में, कहीं फ्रेश पानी में बल्कि वहाँ होता है। तो ऐसे में मच्छर जड़ी जितनी बीमारियाँ हैं उसमें पानी को हमको इकट्ठा नहीं होने देना है, पहली चीज़। वो एक प्रिवेंशन हो गया। दूसरा प्रिवेंशन होता है कि हम अपने को बचाव करें कि हम फुल स्लीव्स का कपड़े पहने नीचे ऊपर दोनों, जिससे मोजा वगैरह भी पहने रहे जिससे मच्छर काटे ना, और उसी के साथ हम रिपेलेंट का, मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये इसे जनरल चीज़ें जो हर आदमी जानता है उसी को हमको इम्प्लीमेंट करता है, जानता हर व्यक्ति। तो यही हाई एंडेमिक जोन में बचाव करते हैं, प्लस दवाइयाँ, जाँच। तो हर जगह, हर एरिया में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी हर सुदूर क्षेत्र में भी CSC PSC 1,20,000 पॉपुलेशन पे बनाई गई हैं, जी जी, जहाँ जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर ये आपको बुखार आता है, जरा भी डाउट है, एंडेमिक जोन में हैं आप, तो आपको बुखार आया तो पहले हमको वही सोचना है, क्योंकि हम एंडेमिक जोन में हैं जी। तो हम जब ऐसा होता है तो हम तुरंत चले जाएँ, हम सब सेंटर चले जाएँ, PSC चले जाएँ, जो चिकित्सक प्रैक्टिस करता है, प्राइवेट चिकित्सक, वहाँ चले जाएँ। तो हर जगह जांच की सुविधा, बहुत छोटी जांच होती है इसमें कि आपने स्लाइड एक बना लिया, ब्लड का थिक एंड थिन स्लाइड बना के देख लिया, अगर है तो तुरंत आपने दवा दे दिया। जी जी। तो ये लक्षण अगर उत्पन्न होता है और एंडेमिक जोन में होता है, हम जाएं। और ये दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमारी तरफ से ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, इसी को हमको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी गवर्नमेंट की बात करी, तो वर्तमान सरकार तो मुझे लगता है कि हमारे 75 के 75 जनपदों में उन्होंने प्राथमिक चिकित्सालय शुरू कर दिए हैं। नहीं, वो तो पहले से भी शुरू हुआ और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। यस, बिल्कुल स्ट्रेंथन कर दिया है। और जैसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या हम समाचारों में सुनते हैं कि सब ऑनलाइन भी कर दिया है उन्होंने, कि आप अपनी बुकिंग करा के जा सकते हैं, या नर्सेज हैं, हमारी ANMs हैं, या जो कोई भी हैं, वो एक कॉल पे पहुंच जाते हैं तुरंत। तो ये इन चीज़ों को हमको क्या करना है कि हमको आपको ये करना है कि हम पब्लिक को जागरूक करें। जी, ये जो दिवस आ रहा है इसीलिए है, इसीलिए है जी। जितनी जागरूकता बढ़ेगी, जितना एजुकेशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को भी होगा जी। और उसका एक अदर वे में कहिए कि एक दबाव भी होता है कि जो ज़्यादा काम भी लोग करते हैं जी, जी, जी। तो ये जागरूकता हमें बढ़ानी है कि अगर हमको बुखार होता है तो हमको लाइटली ना लें। अमूमन हम लोग कहते हैं बुखार हुआ, पट्टी कर लीजिए, पैरास्टामॉल खा लीजिए, तुरंत दौड़ के मेजर दवाइयाँ नहीं खानी है जी। लेकिन हमें जागरूक रहना है कि हमको इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम तुरंत दिखा लें। हम जांच की सुविधा उपलब्ध है हर जगह, वहाँ हम करा लें, उस अनुसार हमारा ट्रीटमेंट हो, लेकिन हमें प्रिवेंशन तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार की ही अगर हम बात करें तो हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इंसेफेलाइटिस जो फैला था उस पर कितना नियंत्रण हो चुका है। बिल्कुल रोक गया। आप गोरखपुर क्षेत्र में आप देखिए, बिल्कुल कितना ज़्यादा सिर्फ जागरूकता के और सरकार के प्रयासों से और उन चीज़ों की उपलब्धता से, जो उपलब्धता उनको कराना है उस लेवल पे। तो आप ये एक प्रमाण है कि आप जब इतनी भयंकर बीमारी को, जानलेवा बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सतत अच्छे प्रयास की जरूरत है जी। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हम मित्रों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ आ रही हैं, घर घर में कूलर चल रहा है, लेकिन कूलर चलने के बाद जब मौसम बदलता है तो कूलर में पानी का संचय बिल्कुल ना होने दें। टायर में पानी रुके हों या कहीं आसपास पानी रुका हो, डॉक्टर साहब ने हम सबको बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमेशा ठहरे हुए गंदे पानी में ही ये जो मलेरिया का मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज, ये अंडे देता है और वहीं से प्रजनन हो जाता है और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैलती है। डॉक्टर साहब, हम आते हैं अपने अगले सवाल पर कि मलेरिया निदान जो है उसके उपकरणों और उपचार विकल्पों में नवीनतम प्रगति क्या हुई है? चूँकि पहले क्या होता था कि अगर बुखार हुआ और हमको जांच कराना है तो उन निदान का मतलब एक जांच कराना भी होता है और ट्रीटमेंट कराना, दोनों चीज़ें जी। तो जांच में पहले तो सिंपल स्लाइड बना दिया करते थे कि आपने जब बुखार चढ़ा जिस समय बोलते उस समय आपने स्लाइड बना लिया, वो थिक स्लाइड और थिन स्लाइड दोनों बना लिया, बना के उसमें सीधा आपने देख लिया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम का है, वो प्लाज्मोडियम या किस प्रकार का है जी। 4 प्रकार के होता है ना, हमने बताया, तो जी। किस प्रकार का आपने देख लिया सीधे। वो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, आज भी वो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं सीधे दिखाई दे जाए। लेकिन नवीन जांचों में ये भी आ गया है कि आप रैपिड टेस्ट ऑफ मलेरिया कर सकते हैं, जो किट बनाए गए हैं, जैसे तमाम टाइफाइड के और सब चीज़ों के किट बनाए गए हैं, उस किट से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो तुरंत पता चल जाता है कि उसमें टाइम नहीं लगता।
आपने टेस्ट कर लिया, खट से पता चल गया कि हमारा ये तो ये हमारे एंटीबॉडी जनरल जितने लैब्स हैं उसमें सब जगह अवेलेबल है। है। वो तुरंत करके तुरंत पता चल जाता है, और अगर उस तरह की चीज़ें आ गई हैं तो हमने तुरंत उसकी दवा दे दी। और दवा में भी नवीनतम बातें क्या हैं कि पहले तो हमारे पास सिर्फ साधारण दवाइयाँ उपलब्ध थी, क्लोरोक्विन जिसको बहुत कॉमन कहा जाता है, लोग ले लिया करते थे। तो वो चीज़ें उसमें भी अब बहुत से एडवांसमेंट आ गया है। पहले क्लोरोक्विन और क्विनी नहीं दवा हुआ करती थी, अप्राइमाक्विन, अब उसमें तमाम दवाइयाँ नई आ गई हैं, आर्टसोनेट वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छी इफेक्टिव हैं, जो सीरियस केसेस मैंने बताए फैल्सिपेरम टाइप के उसमें बहुत ही। तो इन दोनों चीज़ों में जांचों में भी गुणवत्ता और उसकी रैपिड जल्दी जांच हो जाने की बेनिफिट जो है वो मिला है पब्लिक को गवर्नमेंट की तरफ से, और रिसर्च करके, और दवाइयों में भी तमाम नवीनीकरण आए हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जो कि कम साइड इफेक्ट भी देते हैं। साइड इफेक्ट भी होता है दवाइयों को, तो उससे बहुत ही कम साइड इफेक्ट नगण्य के बराबर दे करके उसका सुचारू रूप से इलाज उपलब्ध है हर जगह। जी जी। डॉक्टर साहब, एक ऐसे बातचीत करते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ पर शायद प्राथमिक चिकित्सालय बहुत दूरी पे है या कुछ, तो उस केस में मच्छर कुछ प्राथमिक उपचार भी है क्या इसका, या कि हमें सीधे सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं, प्राथमिक उपचार तो जो मच्छर जनित दवाइयाँ होती हैं काटने मलेरिया की, वह दवाइयाँ तो बिना चिकित्सक के परामर्श के लेना नहीं ले सकते। हाँ, अनुचित है भाई, साइड इफेक्ट भी हमने बताया। जी जी बिल्कुल। लेकिन उन जगहों पे दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, सुदूर जगहों पे भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। सुदूर जहाँ पे एएनएम भी काम कर रही है वहाँ भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अच्छा। आजकल देखिए बच्चों के लिए तमाम कुछ एंटीबायोटिक्स भी उपलब्ध करा दी गई हैं। जी जी जी। ठीक ना। इवन ट्यूबरक्लोसिस में भी देखा गया है कि आपके पास जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उसके बगल का जो स्टोर है उस तक को उपलब्ध करा दी जा रही है कि फ्री चिकित्सा आपके घर के बगल में होनी चाहिए। और वो है, वही हमने कहा कि जागरूकता होनी चाहिए कि ये चीज़ें बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो हर जगह हर सेंटर पे जांच हो रही है, हर पीएचसी सीएचसी जो सब सेंटर होते हैं वहाँ जांच हो जा रही है इसकी। तो हम पैरासीटामॉल जैसी दवा तो खा लें, बुखार हुआ हमने खा लिया, हमने पट्टी कर लिया, हमने अपने को बचाव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा बुखार तेज हो रहा है, जाड़ा दे के आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो जाड़ा दे के बहुत बुखार होते हैं, लेकिन उसमें एक मलेरिया भी होता है, खतरनाक भी हो सकता है। तो हम वहाँ जाके दिखा लें, जाँच तुरंत हो जाती है। एकदम निर्देश हैं हर तरफ से, चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि निर्देश है कि आप जाएंगे तो आपकी जांच तुरंत कर दी जाएगी, करके तुरंत रिपोर्ट उसी दिन पता चल जाता है। जी जी। तो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वहाँ, हर जगह दवाइयाँ उपलब्ध है, नहीं ऐसा नहीं है कहीं की उपलब्ध नहीं है। तो सुदूर क्षेत्र में भी दवाइयाँ हैं। ये है कि टाइम भले लग जाता है कि आप जाएंगे तो ये सारी फैसिलिटी है, और रेफरेंस फैसिलिटी भी है। जैसे मान लीजिए वहाँ इलाज हो गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ से रेफर्ड है आप, जी जी, और गाड़ी से भिजवा दिया जाएगा। आप देखिए 102 और 108 एम्बुलेंस चल रही हैं, तो हमने देखा है कि तुरंत ले जा करके दवाइयाँ मिलती हैं। ये सारी सुविधाएं हैं जिसे आपको जागरूक होके करना है। हाँ, हमको बचाव करना है, उस पर हमको ज़्यादा जी ध्यान देने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मच्छर जनित और भी 2 रोग हैं बड़े, जिसमें डेंगू तो एक बहुत कहर ढा चुका है, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल पे, लेकिन तब भी मौसम बदलता है। और एक नया आया है 2-3 सालों से, चिकनगुनिया। तो इन तीनों के लक्षणों में कोई हम अंतर? देखिए, मलेरिया तीनों में बुखार होता है। हाँ जी। तो तीनों में जाड़ा देके बुखार हो सकता है। जब ज्वाइंट कुछ एक जरा बहुत, सारे तो उसी से रिलेटेड है जी, तो जरा बहुत अंतर ये होता है कि चिकनगुनिया में आपने सुना होगा जब ज्वाइंट पेन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो जी चिकनगुनिया का सस्पिशन हम लोग ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसकी जांच करा लेते हैं। उसी तरह से डेंगू में पीछे दर्द ज़्यादा हो रहा हो, या कहीं चकत्ते पड़ने लगे, ब्लड कम होने लगता है, मान लीजिए चकत्ते पड़ने लगे, तो हमको उधर ध्यान देना पड़ता है, बीपी वगैरह नीचे हो जाए। और इधर मलेरिया की तरफ तो भाई जाड़ा दे के बुखार आता ही है जी। हाँ, इसमें जो सीरियस वाला होता है फैल्सिपेरम वाला, वहीं खतरनाक होता है, जहाँ पे हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मेरा सांस तेज चलने लगे, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगे, नाड़ी बहुत तेज भागने लगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, या हमको पेशाब हल्का सा ब्लैकिश हो जाए, काली हो जाए, ये सब जॉन्डिस डेवलप करने लगे, ये सब आए, तब समझ लीजिए कि मलेरिया का खतरनाक प्रभाव वाला है। तो इन एनी केस हमको हाई ग्रेड फीवर में सिंपल पैरास्टामॉल जो अपना बचाव है, ज़्यादा तरल पदार्थ पीना और पट्टी करना तो करना ही, लेकिन एक ओपिनियन जरूर ले लेनी चाहिए कि ये किस तरह का है, क्योंकि जांचें उपलब्ध है हर जगह, तो पता भी चल जाएगा कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है। कि लक्षण यही है कि आपका ज्वाइंट पेन ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस हो गया कि वो
चिकनगुनिया है, जी रेटो बर्बर है, चकत्ते पड़ रहे हैं तो ज़्यादा चांस हो डेंगू गया है, कि हाँ। डेंगू है, नहीं तो जी, जी। भाई ये मलेरिया है। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे। आइए अपने दर्शकों को बता दें कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है और इसके कार्य क्या हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 को जनहित और जन कल्याण हेतु लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई। अपने स्थापना वर्ष से अब तक 12 वर्षों के समय में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक व सामाजिक उन्नयन की दिशा में लगातार गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास तथा सबका प्रयास को ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों और असहायों की मदद हेतु निरंतर वस्त्र वितरण अभियान, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह व अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड-19 के महासंकट में ट्रस्ट ने अपने संसाधनों और हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित व जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर भोजन, मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य बचाव सामग्री का वितरण किया था। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु ट्रस्ट द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, सफाई अभियान, जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को दृष्टिगत करते हुए सेल्फ डिफेंस की भी कार्यशालाएं लगातार महिला महाविद्यालयों, महिला विद्यालयों में ट्रस्ट द्वारा कराई जा रही है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया गया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। कॉफी टेबल बुक, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA एक संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक, CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग TB प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद डॉइन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, श्रीमद् भगवत गीता गर्ल मरियम और अनवर जलालपुरी मोहब्बत के सफ़ीर उर्दू और हिंदी भाषा में। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सतत प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा समस्त सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टम्बलर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपके अवलोकन के लिए, प्रमाण के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं तो हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। और आइए हम अपनी बातचीत जारी रखें। हमारे बीच में डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मलेरिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानेंगे कि स्थानीय क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर कैसे काम कर सकता है या कर रहा है? हाँ, ये अच्छा कर तो रहा ही है जी। इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। हमने जैसे बताया कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में मलेरिया ज़्यादा है, एंडेमिक जोन हो गया है, नहीं भी जोन है मलेरिया हमारे यहाँ इंडिया में है ही है ज़्यादा, तो उसको सरकार की तरफ से तो सारी स्कीम बनाई गई है और चल भी रही हैं। हमको, हम NGOs या हम जनरल पब्लिक होकर के भी हमको उससे जुड़ना है, उससे लाभ भी लेना है, उससे मदद भी करना है। तो जो चल रही है कि भाई सब, बहुत सिंपल सी बात देखिए कि फॉगिंग कराई जाती है, बिल्कुल लगातार हो रही है। तो फॉगिंग पे हमें भी जो कॉल सेंटर हैं जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा कि भाई ये यहाँ टेलीफोन कर दिया, हमारे यहाँ मच्छर ज़्यादा लग, हम बताएं, उसका फॉलो भी कर लेंगे, ये कराया जाए। आप देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी कुंभ हुआ था, महाकुंभ वहाँ हुआ था, हरिद्वार हुआ, इलाहाबाद में खुद गया था, तो हमने देखा कि वहाँ मक्खियाँ बहुत कम हैं, नहीं के बराबर थी। अब इमेजिन करिए जहाँ लाखों लोग हैं, लैट्रिन बाथरूम सब बना हुआ है, बहुत पहले हमें याद है एक बार गए थे तो बहुत थी, तो अब नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा प्रयास किया गया जी, गवर्नमेंट द्वारा, NGOs द्वारा, सब जगह। तो वह प्रयास
इसमें भी वही सेम है कि हम भाई पहले तो छिड़काव कराएं, जो भी एंटी लार्वल छिड़काव करा रहे हैं हम उसका, और उससे बहुत गिरावट आती है इसमें जी भाई, मच्छरों में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट कर रही है, इसको हमको एनजीओ द्वारा प्रमोट करना है, और जनरल पब्लिक को भी इन जगहों पे फ़ोन करके या जा करके कि हमारी तरफ ये छिड़काव ये कराना है। दूसरे हम भाई इसी प्रमोट ही करना है, हमको एजुकेट ही, हमने कहा ना हमको एजुकेट करना है। बिल्कुल सर। एजुकेट। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि जो एनजीओज़ की तरफ से हमने देखा है कि अस्पतालों में हम लोग जब थे पोस्टेड, तो वहाँ इस समय मच्छरदानियाँ लगा दी जाती थी वार्ड में तमाम। हम इसे एनजीओज़ के माध्यम से कह सकते हैं कि जितने अस्पताल हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हों, कोई ज़रूरी नहीं कि लखनऊ के बहुत बड़े अस्पताल में हो, यह सुविधा वहाँ एनजीओज़ भी जा करके अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, कि भाई हम ये 40 मच्छरदानी, ये 50 मच्छरदानी हम दे रहे हैं। 100 बेड की CSC है, किसी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 100 बेड का है, तो उस 100 बेड पे हमने ये 50 ठो मच्छरदानी हमारी तरफ से, तो कम से कम जो फट जा रहा है या जो लेने में टाइम लग रहा है, जो भी है वो उपलब्धता तुरंत हो जा रही है उसको, यह बेनिफिट रहे। और छिड़काव के काम हम कर सकते हैं एनजीओ की तरफ से, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, CMO से, डिप्टी CMO जो वह व्यक्ति जो इसको मलेरिया एंडेमिक का इंचार्ज बनाया गया है, उससे बातचीत करके हम इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और बाकी माउथ टू माउथ कन्वेंसिंग तो है ही, और इस तरह की चर्चा जैसे कि हम डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिस पर हम मलेरिया उसका किस प्रकार से निवारण हो सके, उससे बचने के क्या हम साधन उपयोग कर सकें, सोशल मीडिया पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस प्रकार की जो विभिन्न दिवसों पर, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा होगा कि हीमोफीलिया पर भी हमने चर्चा की थी, और बहुत सारी जानकारी हमारे चिकित्सक दर्शकों तक देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे ये कार्यक्रम 25 तारीख को प्रसारित होगा, तो हम इस तरह से एक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम आपसे करेंगे कि जो स्थानिक क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी गैर सरकारी संगठन तो हमारा काम कर रहा है, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों में जो हमारी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, सबसे ज़्यादा भूमिका वही मैंने कहा। जागरूक होने के बाद सबसे, अगर हम जागरूक, मान लीजिए मैं सिंपल एक नागरिक हूँ और मुझे पता है कि भाई यहाँ पे पानी लग रहा है, मैं रोज उधर से गुजर रहा हूँ, तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ जिसके घर के वजह से दिखाई देता है कि यहाँ से पानी निकल रहा है, तो मुझे उसको टोक देना चाहिए पोलाइटली। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत पोलाइटली टोक देना चाहिए कि भाई साहब आपके यहाँ से ये ऐसा हो रहा है, कृपया आप भी मदद करें, चलिए हम आप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके साथ करते हैं। तो ऐसा जब एक जागरूकता होगा हेल्पिंग नेचर का, तो अपने आप देखेंगे कि जो है ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। दूसरे, हमें ये मालूम भी रहना चाहिए कि क्या क्या स्कीम आ रही है, क्या क्या स्कीम चल रही है, कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कहाँ हम दिखा सकते हैं, PSC पे कब पहुँच सकते हैं। सुदूर क्षेत्रों की बात करें, शहर में तो सब है ही है। तो यही चीज़ें हैं कि हम, सबसे बड़ा चीज़ है कि जागरूक होना, जो हमारे आपके मंच से यही किया जा सकता है कि हम उसके लक्षण बता दें, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन का यही सब है कि भाई हम पानी नहीं इकट्ठा होने दें, हम छिड़काव कर दें। नहीं, सिंपल सा तेल अगर आपने गिरा दिया मान लीजिए, तो बहुत तेज फैल जाता है वो। जब वो एक सतह बन जाती है, बिल्कुल, तो बन जाती है, तो फिर नहीं, उस पर लार्वे नहीं होंगे। बिल्कुल, रिसर्च करने के लिए तो बहुत गंबूजिया फिश से लेकर कहाँ तक सब, शंकरगढ़ वाले इलाके में सब रिसर्च हुआ मलेरिया पे कि वो फिश, लेकिन वहाँ छोटे गड्ढे में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसका यही तरीका है, उसको भर दिया जाए, तो नीट एंड क्लीन रहेगा। आप देखिए, जब भी नीट एंड, जब बरसात होती है और गंदगी फैलती है, तभी तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। जब नीट एंड क्लीन थोड़ा रहता है, जाड़े वाड़े में नीट एंड क्लीन होता तो नहीं होता उतना। ये तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, सफाई एक नंबर पे तो करना ही करना है, उस करने का ही बेनिफिट है सर। जी, जब कम्युनिटी की बात, हम समुदाय की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है स्कूल का। तो स्कूलों में मैं चाहूँगी कि आप मैनेजमेंट, जो हमारे प्रबंधक हैं, उनको भी बताएं कि बच्चों को मलेरिया से कैसे प्रिवेंट करें। हाँ, जाड़े में तो फुल सीज के पहनते ही हैं, गर्मियों में दिक्कत होती है या बरसात में दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्कूल के इर्द गिर्द भी जो मैनेजमेंट है उनका, वो ये देखे कि अगल बगल जो है वो उतने गंदगी न रहे, उन गंदगी को अपने स्तर से भी साफ करवा सकते हैं आप। और मुझे याद है कि हम बच्चों ने थे, हम स्कूल के टीचर हमारे साथ श्रमदान भी करवाते थे, क्यारी बनवाते थे फलाने के, तो उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। PT पीरियड में, खेलकूद पीरियड में,
ये भी हम कर सकते हैं कि हम उसको साफ सफाई कराएं, बिल्कुल कर लें। और इस तरह से वही एकमात्र तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। दूसरा तरीका तो सीधे दवा है जी। तो दवा तो आपको उपलब्ध ही है जी। प्रिवेंशन ही किसी भी डिजीज का सबसे बड़ा क्योर है। हाँ, सबसे बड़ा वो रोकथाम ही उसका उपाय है जी। अगर हम रोकथाम कर लेंगे तो कोई चीज़ 10% होगी, 20% होगी, नहीं कर पाएंगे तो 80% होगी, तो हमारे लिए फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। जी जी जी, ये है। तो स्कूल्स के लिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमें भी ज़रूरत है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं छुट्टियों के बाद, और अब जब दोबारा गर्मियाँ ख़त्म होंगी, बारिश शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली मच्छरों के पनपने का मौसम आ जाएगा। तो चाहे कितनी भी गर्मी लगे या कुछ हो, कोशिश करें कि अपने बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़ों के साथ भेजें। मार्केट में छोटे छोटे मस्कीटो रिपेलेंट है बाम, वो उनको आप लगा के भेजें ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। और साथ ही साथ आप पहले पेरेंट्स अपने श्योर कर लें कि हमारे बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। और स्कूल के प्रबंधन के लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया कि घास फूस और इकट्ठा ना होने दें और पानी जमा ना होने दें, ताकि मलेरिया से हम बचे रहें और बच्चे हमारे बचे रहें। क्योंकि शुरुआत छोटे से होगी तो ज़रूर निश्चित ही हम पूरी तरह से इसका उन्मूलन हमारे प्रदेश ही नहीं देश में भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन जैसा भी आपने बताया, हम फिर से वो जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया के प्रकोप के प्रसार और तीव्रता को कैसे प्रभावित करता है। जी, तो ये जो ह्यूमिड वातावरण जब होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है गर्मी के साथ, नमी जब होती है, हाँ, नमी होती है गर्मी के साथ, जी जी, तभी इसका प्रकोप बढ़ता है, तभी प्रजनन ज़्यादा होता है। इसीलिए जो इक्वेटोरियल एरिया है वर्ल्ड की, उसी के इर्द गिर्द ये ज़्यादा होता है। देखिए ये ठंडे तरफ कम होता है, ठीक है ना, नहीं के बराबर होता है। तो जब ठंड आता है तो हमारे यहाँ भी कम हो जाता है मलेरिया। जी। जब मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, सबको दिखाई देता है ये कि अब उड़ने लगे मच्छर। जैसे ही अभी बरसात होगी, आपने बोला ना अभी गर्मी के बाद थोड़ा सा जैसे ही बरसात होगी तमाम मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन है ही है कि भाई जब हम ह्यूमिड रहेगा और गर्म रहेगा वातावरण तो बहुत ज़्यादा होगा, एक चीज़। दूसरे डायनल वेरिएशन भी है, सवेरे और शाम। आप देखेंगे कि शाम के वक्त जब हम दरवाज़ा खोल कर रखते हैं तो मच्छर पार्क में भी सर पे तब दिखाई देने लगता है, घूमते हैं। वो अंधेरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये डेंगू वाला मच्छर दिन में काटता है, मलेरिया वाले ज़्यादातर रात को रहते हैं। तो इसमें आपको इवनिंग के टाइम या अर्ली मॉर्निंग हम दरवाज़ा न खोलें कृपया, या हमारे जालीदार दरवाज़ा रहे या न रहे तो हम न खोलें। कभी तो रात हो जाए पूरा तब भले खोल दें आप, वो पीरियड होता है जो मच्छर ज़्यादा अंदर आ जाते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन भी हो गया और सवेरे शाम का भी हो गया। तो यही तरीका है उसको रोकने का, और यही हाँ ह्यूमिड वातावरण में और गर्मी में ही ये ज़्यादा होगा, इसलिए बरसात ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानेंगे कि जो दूर दराज या संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर मलेरिया रोगी दवाएं पहुँचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, दवाइयाँ तो खैर उपलब्ध हैं, लेकिन अब दूर है तो दूर पहुँचाने में ये भी देखना पड़ता है कि हम कितनी दवाइयाँ पहुँचाएँ। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, जी जी, कितनी दवाइयाँ पहुँचाएँ, तो अब उसके लिए परसेंटेज निकालना पड़ता है कि कितने रोगी, इतना एक टेंटेटिव कितने उतनी दवाइयाँ। ज़्यादा पहुँचा दिए तो एक्सपायर कर जाएँ दवाइयाँ, तो वो भी नहीं कर सकते कम। तो चूँकि दूर क्षेत्र होते हैं तो वहाँ दवाइयाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही पहुँचा देनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ बार बार भागना दौड़ना न पड़े, ज़्यादा पहुँच जाएंगी तो। और मुझे लगता है पहुँचती हैं दवाइयाँ हैं, लेकिन पब्लिक से, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा अस्पताल नहीं होते हैं तो पब्लिक से उसकी दूरी है। तो अभी चूँकि ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप अपने से नहीं खा सकते, तो हम इसको बांट भी नहीं सकते जी, क्योंकि उसका नुकसान होने लगेगा। तो हमें तो रखना है सेंटर पर ही, तो पहुँचे रहना चाहिए दवाइयाँ। हो रहा है हमारे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा रहनी चाहिए, सो दैट जरूरत पड़े तो ये ना हो कि अब दवाइयाँ मंगानी है हमको, उसमें टाइम लग जाता है। जी जी, ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो सही है। ठीक है सर, और एक चीज़ हम जानेंगे, जो स्थानिक क्षेत्रों का दौरा करते समय यात्री खुद को मलेरिया से कैसे बचाएं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा जो एंडेमिक जोन है, जी जी, उस जोन में जब ट्रैवलर जाता है, मान लीजिए कोई विदेश से भी आ रहा है, कोई ट्रैवलर एंडेमिक जोन में जाता है, तो ये चिंता रहती है कि आप उस जोन में जा रहे हैं, जी जी, तो हम उससे कैसे बचें। तो सबसे पहला बचाव तो होता है कि भाई हम फुल स्लीव्स का पहने कपड़ा, हम मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, हम वहाँ सोएं तो हम मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये छिड़काव उड़काव भी अगर वहाँ हो सके जहाँ हम सो रहे हैं, जो ये है DDT ये सब छिड़कते हैं तो ये छिड़काव करें। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से यह भी रिकमेंडेड होता है कि आप जब जाते हैं तो वीकली डॉक्टर से लिखवा मिल सकते हैं, हाँ, कि वीकली आप जो है वो दवा क्लोरोक्विन आप ले सकते हैं, 2 टैबलेट हर वीक अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज।
तो ये चीज़ आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि भाई हम एंडेमिक जोन में जा रहे हैं, जी जी तो हमको ये समस्या है, इस तरह से हमको लग रहा है, तो वो इस तरह का प्राविधान है कि आप उसको वीकली दवा चेक लेकर के करा जितने दिन सकते रहना है उसको आप उसके बाद भी अगर बुखार हो जाता है चेक करा लेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही करें। जी, जब जैसे डॉक्टर साहब बताया कि समय समय पर हमें जांचें तेज़ बुखार में हो, हाँ, अब भी हम थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2020 से जो हमने कोविड, पूरे विश्व में वैश्विक महामारी आई, कोविड से जब हम सब ग्रसित हुए, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कोविड-19 नहीं। उस समय जो ये मलेरिया का जो चल रहा था, मतलब उस स्तर पे रोकथाम के प्रयास कितने सफल हो पा रहे थे, या हमारा ध्यान उधर जा पा रहा था, या हम ये सवाल करें कि कोविड-19 से कैसे प्रभावित हुआ मलेरिया का बचाव या रोकथाम? देखिए उसमें बहुत दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि एक तो कोविड महामारी बहुत फैल गई थी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान सबका कोविड पे ही चला गया था, और उसमें भी तमाम छिड़काव किए गए थे, भले वो मलेरिया वाले नहीं थे, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखा गया था जी। चूँकि बाहर आदमी निकलता नहीं था, घर में उतनी गंदगियाँ का माहौल बाहर नहीं था, देखे होंगे कि पॉल्यूशन फ्री हो गया एकदम एकदम, हाँ बिल्कुल, तो हमारी ऑक्सीजन रेट भी बहुत बढ़ गया था। ये बहुत बड़ी महामारी थी, एक अलग बात है जी, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि कहीं गंदगी कम हो गई थी जी, पॉल्यूशन कम हो गया था जी, ठीक है ना, तो वो चीज़ें उतना मलेरिया आया नहीं, चूँकि हम लोग काम किए थे उसमें, तो उतना मलेरिया के बुखार के उस तरह के मरीज आए नहीं उस तरह। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि अगर चीज़ें साफ सफाई रहें तो अब भाई हम बाहर निकल लेते थे तो कोई गंदगी होती थी तमाम, वो चीज़ें अपने आप कम हो गई थी। तो ये उससे ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम नीट एंड क्लीन रहते हैं तो चीज़ें अपने आप कम आती है। उस समय कहाँ इतना था, नहीं था बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान भी हमारा उस तरफ में, हम पूरा इधर थे, लेकिन जो मरीज भर्ती होते थे तो भर्ती होने में खाली कोविड थोड़ा देखा जाता था, जो हार्ट का मरीज था हार्ट का भी देखा जाता था, किडनी वाला भी देखा जाता था, निमोनिया वाला भी देखा जाता था, तो इसका भी वाला भी देखा जाता था। तो ये देखा गया कि इतने थे नहीं। ये प्रमाणित करता है कि इतना नीट एंड क्लीन का क्या महत्व होता है जी। तो उस समय तो पॉल्यूशन कम हो ही गया था। बिल्कुल, मतलब उस समय भी हमने आपदा में भी ये हमने उस आपदा ने भी हमको ये सिखा दिया कि वाकई अगर अपने आसपास के वातावरण को हम स्वच्छ रखेंगे कि तो तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए उस समय जरा सा कोई खांसी कर दे दिक्कत, सब लोग मास्क लगाते जी तो जी। उस समय ये चीज़ था ना कि आप अगर मास्क लगाते हैं तो आज भी आप मास्क लगाइए, अगर आप भीड़ में जा रहे हैं आप दूरी बनाइए, ये तो आज भी यही है। सीजन आएगा खांसी वाला, स्वाइन फ्लू आया था तब भी हम लोग तो ओपीडी में मास्क लगा के बैठते थे। जब कोविड नहीं था तब भी हम लोग मास्क लगा के बैठते थे, टीका लगवा लेते थे, जी जी, फ्लू का टीका लगवा लेते थे। ये चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ही है, तो हमको तो साफ सफाई रखना ही है, चाहे बीमारियां हो, संक्रमण हो या पोल्यूशन हो, मास्क तो हमें हर तरह से रोकता ही रोकता है। ये डॉक्टर साहब हम कहेंगे जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न जो ये प्राइवेट संगठन है इनके द्वारा और हमारी सरकार द्वारा, तो मलेरिया के अंतर्गत मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? हाँ, कमी डेफिनेट कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता सकता कि कितने परसेंट कमी, लेकिन कमी आई है क्योंकि हम लोगों ने ये देखा अस्पताल में भर्ती तमाम मरीज को देखते थे, पहले बहुत ज़्यादा हम लोग को दवा देनी पड़ती थी मलेरिया की और जाँचों में बहुत पॉजिटिविटी आती थी। अब तो कमी डेफिनेटली सही है। ये भी एक चीज़ शो करता है कि हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। आप देखिए पहले, आज के 20 साल पहले 30 साल पहले इन्फेक्शन की बीमारियां, डायरिया होता था, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, टाइफाइड होता था, ये चीज़ों में अब वाकई कमी आ गई है। अब स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज ज़्यादा हो गया, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, ये सब जी बिल्कुल, ब्रोंकियल अस्थमा, पोल्यूशन से ये सब बढ़ जा रहा है। इन चीज़ों में तो कमी आई ही है। ये चीज़ जागरूकता का ही एक कारण है, कमी आई है। जैसे आप वैसे वाकई आप ये बात कह रहे हैं, मलेरिया के पेशेंट बहुत कम सुनने में मिलते हैं, पहले से कम हैं, पहले अभी भी नहीं। अभी आप चिकित्सकों से बात करिएगा, अस्पताल में जाइएगा तो मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है, कंपैरेटिवली कम है। ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता भी है, कहीं ना कहीं काम भी हो रहा है, चाहे एनजीओ कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मलेरिया से निपटने के लिए कौन सी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और मच्छर के नियंत्रण के तरीके या टीके के विकास के विषय में हमें कुछ बताएं। तकनीकों के बारे में डायग्नोस्टिक तरीका तो मैंने बता दिया, आपने बता दिया। जी। नई दवाइयाँ भी मार्केट में लॉन्च हो गई, बहुत अच्छी चिकित्सकों के परामर्श से वो ली जा सकती हैं, सीरियस मरीजों में दी जा सकती है, ये भी बात हो गया है। वैक्सीन का जहाँ तक प्रश्न है, इस पर काम चल रहा है। अभी तक ये बहुत होपफुल हैं चिकित्सक तो कम से कम भी कुछ आ जाएगी वैक्सीन, तो बहुत ही बड़ी
बड़ा अचीवमेंट होगा ये, जी जी क्योंकि तब एक तरह से हम इसको पूरी तरह से उन्मूलन हो पाएगा, क्योंकि तमाम डिजीज़ का देखिए उन्मूलन हो गया है, इसका भी हो पाएगा। तो वो अभी आ नहीं पाई है, जब आ जाएगी तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें मलेरिया से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों से साझा की। निश्चित ही आपसे इस बातचीत से जो एक रिज़ल्ट सामने आएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। सोशल मीडिया से जुड़े हमारे सारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आज डॉक्टर श्रीवास्तव ने इस बातचीत के दौरान दी। चलते चलते हम कुछ संदेश आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को दें। मेरा कहना यह है कि चूँकि हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं मलेरिया पे, तो फिर ये सारे डिस्कशन का है जीस्ट फिर वहीं बोलना पड़ेगा हमको कि हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें अपने साफ सफाई पे, स्वयं पे, अपने इर्द गिर्द समाज में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। पानी नहीं इकट्ठा होने दें, हम फुल स्लीव्स का कपड़ा पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट का लगाएं, छिड़काव करें और गवर्नमेंट से इसकी मदद लें। जो गवर्नमेंट ने मदद दे रखा है, जो रूल जो नियम बना रखे हैं, उसको हम लें भी। अपने से वो गवर्नमेंट कर रही है तो हम उसको थोड़ा सा जागरूक उनको भी करेंगे, भाई हमारे यहाँ ये काम करिए। तो दोनों तरफ से चलेगा, तभी जा करके इसका उन्मूलन हो पाएगा, हम स्वस्थ रह सकेंगे। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे बीच में आए और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। पूरे हेल्प यू परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने 25 अप्रैल को जो हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में मलेरिया से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारी हमसे साझा की, जिसमें उन्होंने मलेरिया के लक्षण बताए, साथ ही साथ उसका निदान, निवारण, रोकथाम और जागरूकता के विषय में हम सबसे यहाँ पर अपनी बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको एक सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी, एक सकारात्मक संदेश मिलेगा कि आप ये बातें सुनकर अपने आसपास के लोगों को भी इस बातचीत को दिखाएंगे और YouTube, Facebook और Instagram पे इसे और लोगों से साझा करेंगे, ताकि मलेरिया, जिस तरह से इंसेफेलाइटिस का समूल ख़त्म हो चुका है, उसी तरह से जिस तरह से समूल निदान हो चुका है, निवारण हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है, उस तरह से मलेरिया भी धीरे धीरे इसका समूल उन्मूलन हो जाए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना का जिस तरह से टीका बनाया गया, मलेरिया के भी टीके या वैक्सीन पर हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं और हम सब बहुत आशावादी हैं, बहुत होपफुल हैं कि जल्द से जल्द ये टीका आएगा तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को हम मलेरिया से बचा पाएंगे। लेकिन जो छोटी छोटी टिप्स हैं जो डॉक्टर साहब ने चलते चलते भी आपको दी, उसका आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकालिए, चाहे पार्क में खेलने के लिए, चाहे स्कूल जाने के लिए, आप उनको फुल स्लीव के कपड़े पहनाइए। अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, चाहे वो छोटे गड्ढे हों, चाहे गमले हों, चाहे टायर हों या कूलर की टंकी हो, आप हमेशा उसको बाहर फेंक दें, क्योंकि जमे हुए रुके हुए पानी पे, गंदे पानी पे ही जो ये मच्छर है, मादा एनाफिलीज, ये अंडे देती है और जब अंडे देती है वहीं से प्रजनन होता है और मच्छर बढ़ते हैं और मलेरिया भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मलेरिया का मच्छर रात में काटता है और डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो मच्छर दोनों शिफ्ट में काट रहा है, तो डेंगू और मलेरिया दोनों से बचाव के लिए हमें सारे उपचार करने हैं। मस्कीटो रिपेलेंट का प्रयोग करें, चाहे तो आप मस्कीटो रिफिल घर में लगाएं और यदि बहुत ज़्यादा मच्छर हो तो आप मच्छरदानी का उपयोग करते रहें। तो निश्चित ही इस बातचीत से आपको बहुत सारे निदान मिल जाएंगे, सकारात्मक इसके परिणाम आपको मिलेंगे। फिर किसी दिन, किसी विशेष दिवस हम चर्चा करेंगे किसी विशेष महत्वपूर्ण बातचीत पर, हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, बाकी पूरी फैमिली की ओर से हम आपको यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, अपने पर्यावरण का ध्यान रखिए, अपने वातावरण को सुरक्षित रखिए और वसुधैव कुटुंबकम को अब शिरोधार्य करके इस वाक्य को कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है, उसकी सुरक्षा कीजिए। हम और डॉक्टर साहब दोनों लोग आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।